बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अगर, क्यों, क्या वाकई ये सब कुछ होगा, आइन के मुताबिक होगा, ये आज की बात नहीं, ये हमेशा से ही ऐसा चलता आ रहा है। आज सवाल ये है कि क्या जनरल इलेक्शंस टाइम पर होंगे। ये इशू क्यों इतना सरफेस हो रहा है कि गूगल के अंदर भी कहा जा रहा है कि जी जो इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में होने हैं। सूरत हाल ये है कि कहा यह जाता है कि जी जिस तरह पंजाब और केपी में केयरटेकर सेटअप आया और वो मुसल्लत हो गया और उसको कोई रोकने वाला नहीं, और वो आज की तारीख तक मुसल्लत है। 90 दिन में इलेक्शंस होने थे, वो इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन केयरटेकर सेटअप मुसल्लत है। तो क्या वफाक के अंदर अब जब केयरटेकर सेटअप आइंदा कुछ हफ्तों के बाद आएगा तो क्या वो 3 महीने में इलेक्शंस कराएगा या वो भी पंजाब और केपी की तरह मुसल्लत रहेगा। सूरत हाल यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये एक ऐसी अनसर्टनिटी पूरे मुल्क में पाई जाती है और इसको लेकर बहुत सारी जमातें जो इसकी बेनिफिशरी हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो कहती हैं जी बिल्कुल ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम आगे भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आइन की जब हम बात करते हैं तो आइन में कल सेनेट के अंदर बिल पास हुआ जिसके अंदर जो इख्तियारात हैं, सेक्शन जो 57 है, उसमें इलेक्शन कमीशन को दिए गए इख्तियारात के अंदर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जो इलेक्शन डेट है उसमें कमी बेशी इलेक्शन कमीशन कर सकता है, और इसके अंदर सदर मुमलिकत की जो बाइंग ली जाती थी वो भी अब ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ क्या PDM बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो रोमांस चल रहा है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बजट एक ऐसा इस वक्त हॉट इशू है जिसको लेकर पीपल्स पार्टी के बहुत कंसर्न्स हैं। नफीसा शाह भी बोल रही थी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी बड़े स्ट्रांगली इस चीज़ को बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी जो फ्लड रिलीफ पैकेज है उसके ऊपर इसहाक डार साहब को रिव्यू करना चाहिए और हमारे एतराज़ात दूर करने चाहिए। हम एक इत्तेहादी जमात हैं और बराबरी पर खेलेंगे। पिछले 1 साल से शायद बराबरी पे नहीं खेला जा रहा था, लेकिन अब बराबरी पर खेलेंगे। ये जो सियासी और कानूनी जंग इस वक्त चल रही है, इसका हल क्या है? इसका हल अगर एक साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं तो उसको कराने के अंदर इलेक्शन कमीशन कितना सीरियस है और हुकूमत ते वक्त कितनी इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है कि हम टाइम पे इलेक्शंस कराएंगे। आज प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेट, आज का जो पैनल है वो सियासत को जानता है, उन्होंने पूरा वक्त देखा हुआ है ये सियासी दौर, कानूनी माहिरीन हैं जो कानून को जानते हैं और जिस तरह आइनी तौर पे एक सियासी जंग को अदालतों में लेकर गया उसके ऊपर बड़ा अच्छा तज्जिया देंगे। मुझे ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं। मेरे साथ शाहिद रिंद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं जी। शुएब शाहीन साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर ये जो इलेक्शंस होने हैं और टाइम पर होने हैं, इसको लेकर इस हद तक एम्बिग्विटी क्यों है पाकिस्तान में हर शख्स को कि जी पता नहीं होते हैं या नहीं होते, ये तो वक्त ही बताएगा या अल्लाह को बेहतर पता है। ठीक है, एक तो मंसूर आपको पहले ही पता है कि जो जिस तरह पंजाब में और केपी में इन लोगों ने किया, तमाम आइन की धज्जियां बखेरी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर के बावजूद नहीं माने, और वो जो 90 डेज में जिनको हर सूरत में जो है छोड़ना था उन्हें आपने आज तक रखा हुआ है। अब रहते हैं कोई 1.5 से पौने 2 माह। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक पार्टी को आप चाहे उसको जिसको 9 मई के हवाले से आपने हाथ पैर बांध दिए हैं, उसको आप उसकी और आप ये देखिए कि इस वक्त अभी मैं पढ़ रहा था कि केपी में गालिबन कोई 3000 के करीब कारकुन जेलों में। 3000 कोई मामूली नहीं होते। कभी किसी इलेक्शन में अगर आप पास देख लें, इतनी बड़ी तादाद में कारकुन नहीं है, जिनमें से 33 के केस जो है मिलिट्री कोर्ट में दे दिए हैं। मतलब ये कि उन्होंने अभी तक खुदा हाफिज, ये जो हमारे थे ना जो दूध पीने वाले मजनू फवाद चौधरी से लेकर ये इस्माइल तक, हमारे गवर्नर, इन लोगों ने उस तरह माफी या माजरत नहीं करी। और पंजाब में सूरत हाल यही है कि वहां भी तकरीबन कोई 1600 कारकुन जो है जेलों में, और उनमें भी 66 के गालिबन मिलिट्री कोर्ट में केस दे दिए गए हैं। इस वक्त बाहर का प्रेशर ऐसा है
कि अगर 9 मई के वाकये में इनके पास कुछ होता तो खान साहब आज तक कप्तान अभी तक अपने घर में बैठे हुए हैं। और इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि 1.25 वहां रह गए। ये जो सूरत हाल इतनी गंभीर और संगीन है, हजारों कारकुन अंडरग्राउंड है या लीडरशिप अंडरग्राउंड है, क्या आप इस तरह साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकेंगे? इतना मैं ख्याल मिलिट्री, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इख्तिदार के असल हुक्मरानों को बहुत अच्छी तरह एहसास है सूरत हाल कितनी हसास और संगीन है। और जैसे मैंने कहा, 1 माह बाद भी किसी कोर्ट में ये साबित नहीं किया बयानों का क्या होता है। ये जिन बेचारे लोगों से आप बयान दिलवा रहे हैं ना, मैं अयाजमीर साहब मुझे कह रहे थे, और वही मैं इधर ही है, मुझे अभी जहां मैं बैठा हुआ हूं, शोएब शाहीन साहब को पता है कि इकरारी बयान किस तरह लिया जाता है। पंखा एसी बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, पानी ना दें, फिर आप जो कहेंगे मैं लिखना शुरू कर दूंगा, एक पूरी ढेर के ढेर लगा दूंगा दफ्तर के कि मैंने आज तक सहाफत ही नहीं की, सियासत ही नहीं की, बोलने नहीं मालूम, अपने बाप का नाम भी बदल दूंगा मैं। इस तरीके से जो है इकरारनामे करके बयान करके जो बयानिया बनाया जा रहा है, इस सूरत में मैं नहीं समझता कि ये लोग जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है ये अवाम में जा सकेंगी। ठीक, अच्छा, लेकिन बरेलवी साहब, ठीक, बरेलवी साहब मुझे एक चीज जरा समझाइएगा। बरेलवी साहब आपसे ही मेरा सवाल है, एक चीज जरा समझाएं। केयर टेकर सेटअप आया पंजाब का, लेकर बैठ गए, केपी का आया, लेकर बैठ गए, और आज सिचुएशन ये है कि हर शख्स, शायद ही कोई शख्स हो जो सर्टेनिटी से कह सकता हो कि इलेक्शन टाइम पर होंगे। सर, इस अनसर्टेनिटी का और पंजाब और केपी की एग्जाम्पल जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूं, इसके बाद आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं और जमहूर की बात करते हैं। सर, ये क्या है फिर? देखिए, एक तो मुझे ये झलक नजर आ रही है उसकी कि निगरान नहीं, आप लोग बड़े सीनियर लोग हैं, एक इंटरीम कोई कहते हैं इंटरनिम कुछ सेटअप बनाने की कोशिश की जाएगी, तैयारियां हो गई हैं। आज आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने खुलकर किस तरीके से कहा कि डार की मुखालफत करने वाले पार्टी छोड़ दें, और आपने देखा कि खाकान अब्बासी वहां मौजूद नहीं थे, वो इशारा मुफ्ता इस्माइल की तरफ था। हमजा ना आए तो मुस्लिम लीग में ये जो नए तशक्कुत के सामने एक ये ग्रुप आ रहा है। पीपल्स पार्टी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ अंदाजे मौजूद है, और वहां शायद उन्हें जा रही होती पीटीआई के जरिए, फिर इस्तेकाम पार्टी के जरिए। मतलब ये कुछ चाहते हैं कि अगस्त में, मैं सॉरी टू से हमारे जरा ये कहते हैं, कोई निगरान तो बन ही नहीं सकता। निगरान के लिए बहुत सारे आईनी और कानूनी चीजें जरूर होती है, कैसे बनेगा? ये राजा रियाज के साथ आप बनाएंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, या सूबों में आप बना सकेंगे जो तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियां केपी की या सिंध में या पंजाब में नहीं है, ये नहीं बनाएंगे। ये एक ऐसा सेटअप बनाने की तैयारियां हो रही हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, जो 1 साल भी रह सकता है और 2 साल भी रहता है। कि माशी इमरजेंसी पहले है, सियासी बहरान अलग है, बहुत सारे जवाब हैं। ये लोग जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये तो हाथ बांध तस्लीम कर लेंगे, लेकिन सॉरी टू से अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी अक्सरियत को और आवाम को ये आप साबित नहीं कायल कर सके कि 9 मई के वाकये में वाकई जो है उन्हीं का हाथ का नहीं करा। ठीक, शायद साहब आप भी इस्लामाबाद बैठे हैं, क्या लग रहा है आपको? यही सवाल, हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक यू आर? ऑप्टिमिस्टिक छोड़ दे, रियलिटी चेक बता दे जरा, क्या है इस्लामाबाद का? देखिए मंसूर, मुजाहिद साहब ने जो बात की, शोएब साहब बात नहीं कर सके। मुजाहिद साहब की बात से सबसे पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में सर्टेनिटी कब हुई है? आपकी 70 साल तारीख में आपकी 2 या 3 ही असम्बलियाँ हैं जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, तो सर्टेनिटी की तो बात आप कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, 2 ऑप्शंस हैं। आज शहादत आवान कह चुके हैं कि अगर असेंबली को 2 दिन पहले डिसॉल्व किया जाता है तो 90 दिन का टाइम है, और अगर टाइम पे डिसॉल्व होती है तो 60 दिन का टाइम है। दिस इज व्हाट जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। प्रॉब्लम यह है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्लियामेंट को 6 महीने आगे ले जाने की बात भी मौजूद है। अब उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए कितनी अक्सरियत चाहिए, इस पर एक लॉन्ग डिबेट है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि दो ताई अक्सरियत। शोएब साहब चूंकि लीगल एक्सपर्ट हैं, वो इस पर ज्यादा बेहतर राय दे सकते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, जो हमारे सामने चीजें हैं। लेकिन एक चीज जहन में रखिए कि अगर 90 या 60 डेज से इलेक्शन आगे जाता है, इसकी सबसे पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी? पॉलिटिशियंस पर। 13 महीनों से पिछले 3.5 साल साबिक वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, किसी बात पे बैठने को तैयार नहीं थे। जो निगोशिएशंस होते थे
उनके लिए आपके सामने ऐसी कई मीटिंग्स हैं जिनमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साबिक बैठ के बात नहीं करते। ठीक है, आज 13 महीनों में भी वही पॉलिटिकल गैप है। ओके। सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है, सीसीपीओ लाहौर के केस से शुरू हुई, सो मोटो में बदली, एक गलत चीज नहीं होनी चाहिए थी, बाद में फुल कोर्ट बना देते, नहीं बनाई, 2 गलतियां हो गई, लेकिन अल्टीमेटली नहीं शायद साहब आप इसको गलती किस तरह कह रहे हैं? देखिए इसको गलती किस तरह कह रहे हैं? एक डिसीजन चीफ जस्टिस का है, वो नहीं मानते बात, वो कहते हैं क्यों मैं पॉलिटिकल लोगों की बात मानूं, मैंने नहीं फुल कोर्ट बनाना, मेरा डिसीजन है, मैं नहीं बनाना चाहता। इसमें गलती कहां से हो गई चीफ जस्टिस की, और उसको लेकर आज एक जंग भी शुरू हुई है? सर देखें, एक प्रॉब्लम यह है ना कि सबसे पहली चीज यह है कि यह केस शुरू कहां से हुआ। सीसीपीओ लाहौर का तबादले का मामला था, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। 2 जजेस ने उस पे खत लिखा चीफ जस्टिस को, जी सो मोटो ले लें। उन्होंने सो मोटो ले लिया। हुकूमती फरीकैन ये कह रहे थे कि जी हम समझते हैं, क्योंकि वो 2 अपना माइंड दे चुके हैं, डिवीजन ऑफ बेंच नजर आ रही है, तो आप फुल कोर्ट बना दें। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब अगर मॉरल ग्राउंड पे उनकी इस बात को तस्लीम करते, और मैं आपको ये मतलब अंदाजे की बुनियाद पे कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो 15 जजेस बैठे थे, 15 में से एक जज भी ये ना लिखता कि जी आप इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाएं। ये मेरी परसेप्शन है, बिकॉज वो वहां बैठे ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए। कुछ चीजें गलत हुई, उसके बाद पॉलिटिकल लोग बैठे, एक हद तक हमें ख्वाजा साद रफीक और फवाद चौधरी ही बताते रहे कि जी डिसाइड हो गया था कि बजट के बाद हम जो है ना करने जा रहे हैं असेंबली डिसॉल्व। बिल्कुल ऐसे। कौन था वो जिसने इसको डीरेल किया? जिसने उसको डिरेल किया वो आज इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार। ओके शोएब साहब आपकी तरफ आता हूं, वो पहले आपका सर थोड़ा सिग्नल वीक हो गया था सर। ये जो पूरी सूरत हाल इस वक्त सरफेस हुई है इस्लामाबाद के अंदर, एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी, कोई उम्मीद नहीं, पता नहीं शायद हो सकता है या नहीं हो सकता। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? एक दफ़ा तो आइन की धज्जियां मैंने पंजाब और केपी में उड़ती देख ली हैं, अब ये दूसरी दफ़ा है, मुझे नहीं पता क्या आइन अब इस पे कह रहा है। इस पे भी शायद अल्लाह ना करे वैसा ही हो जो पंजाब और केपी में हुआ है। क्या कहेंगे आप सर? देखें, मैंने बरेलवी साहब की बात भी सुनी, शाहिद रिंद साहब की बात भी सुनी, आपकी गुफ्तगू भी सुनी। पहली बात तो यह है कि हम आज से अगर 1 साल पहले या 6 महीने पहले आप मेरे से बात करते तो मैं बड़े धड़ल्ले के साथ ये कहता कि हमारे मुल्क में एक आइन है, हमारे मुल्क में क़ानून है। बल्कि मैं तो तमाम आपके साफ़ी भाइयों से रोज़ ही मेरी बात होती है TV पे, तो मैं तो बड़े एक मुकाबले की सी कैफियत में कहता था। और सबसे पहली पटिशन भी अगर आपको याद हो, जी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मैंने फाइल की थी एज प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हमने कहा जी ये 90 डेज़ का टाइम है, ये आइन ये कहता है, और ये लोग कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें इंटरम सेटअप के लोग हैं, जिसमें हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आप इसमें पटिशन हमने फाइल की कि जी इसको लगाएं और फौरी तौर पर डायरेक्शन दें। और ये 16 तारीख, ये मेरी पटिशन है 7 या 8 फरवरी की, 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो की भी रिकमेंडेशन की। फिर इन द मीन वाइल एक पटिशन स्पीकर्स की तरफ से भी आ गई, और जिसका 1 मार्च को फैसला हुआ, जिसमें कहा गया कि जी 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, और जिसके लिए विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल की डेट फिक्स होगी। बिल्कुल। फिर क्या होता है कि फिर इलेक्शन कमीशन इसको चेंज कर देता है और वो 8 अक्टूबर डाल देता है, और जिसके लिए पटिशन फिर फाइल होती हैं और उसके ऊपर 14 मई की डेट फिक्स हो जाती है। देखिए वो बात तो अब ये कहना, मैंने आपके कई दोस्तों के प्रोग्रामों में, कई TV टॉक शोज़ में मैंने PDM के दोस्तों से बात की। मैंने कहा जी आप ये बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कह दे कि जी आप 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं या पंजाब और KP का इलेक्शन कराएं, तब आप तैयार हैं। वो कहते हैं हम तो तैयार नहीं हैं। ये तो इनका एक ड्रामा था, एक पर्पज़ था कि सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करें, उनको प्रेशराइज करें और कोई तरीका कार अडॉप्ट करें, उनको एक बयानिया डेवलप करें ताकि हम कह सकें कि जी हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। चीज बताएं शोएब साहब, अब मैं आपके डायरेक्ट सवाल की तरफ अगर आ जाऊं, मुझे जरा इस चीज को और भी सवाल, एक और भी सवाल है शाहीन साहब। सवाल सर ये है कि आप, मैं, बरेलवी साहब, शाहिद रिंद, हम लोग सारे बैठ के आइन और कानून की बात कर रहे हैं। पंजाब और KP की एक एग्जांपल है, 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर सका, ना पंजाब हुकूमत का ना KP हुकूमत का। जब यहां पर कुछ नहीं कर सके तो सर वफाक में भी अगर नहीं होंगे तो कौन क्या कर सकेगा? देखिए बिल्कुल आपने ठीक बात की। आज भी जब ये PDM के सारे लोग क्या जवाब देते हैं या इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है, वो एक बात कहता है कि जी 90 डेज लिखा हुआ इलेक्शन होने हैं, लेकिन अगर 90 डेज में ना हुआ है
तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए कोई बात नहीं। आप 90 डेज की बजाय 9 महीने में कराएं, 9 महीने के बजाय 9 साल में करा लें, नो प्रॉब्लम। बात यह है कि अगर ये अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत ख़त्म करके चली जाती हैं या डिज़ोल्व कर देती हैं, अगर मुद्दत ख़त्म होती है एक्सपायरी ऑफ द टर्म पे 60 डेज में है और अगर डिज़ोल्व हो जाती है 90 डेज में इलेक्शन है। लेकिन बात यह है कि अगर वो नहीं कराता है इंटरम सेटअप, तो असल मुक़्तदर तबका कौन है? असल तो हर बंदा देख रहा है रावलपिंडी की तरफ, पीडीएम की जमातों को सूट नहीं करता ये इलेक्शंस, इसलिए कि जब तक नवाज शरीफ की नाअहली मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, जिस एवन फील्ड डिपार्टमेंट में उनको सज़ा हुई है अल अजीज़िया वाले केस में, वो आएंगे नहीं, कन्विक्शन से डिसाइड नहीं होगी जब तक वो तैयार नहीं होते इलेक्शन लड़ने के लिए, उस वक्त तक तो इनको भी इलेक्शन सूट नहीं करता। और बिलावल साहब भी वो एक फ्रेंडली अपोजिशन करते हुए आज स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन इनको तो सिर्फ एक ही मकसद है। वो एक बात कर रहे थे कि जनाब उनको पैसे नहीं मिले वहाँ सिंध के लोगों के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए, लेकिन सैलाब मुतासरीन के लोगों का तो सैलाब आया था साल पहले, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जारी है। आज एट द फेक एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट इनको याद आया कि जनाब सैलाब के पैसे हमें नहीं मिले। भाई अगर नहीं मिले थे तो उस वक्त तक आज तक आप क्या कह रहे थे? बेसिकली 9 मई का ये ड्रामा भी क्रिएट किया गया। आज उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नजर नहीं आ रही। आज हजारों की तादाद में वर्कर्स गिरफ्तार किए हुए हैं, इनको ना चोरी नजर आ रही है, ना डकैती नजर आ रही है, ना कोई और इशू नजर आ रहा है। इनको इशू नजर आ रहा है कि जनाब किस तरीके से हम अपने हिस्से ले सकें। अब मसला ये है, शोएब साहब मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूं। शोएब साहब मुझे एक ब्रेक का जी कहा, एक ब्रेक लेते हैं जी। नाज़ीब बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा है कि जिस तरह हमने कराची में मेयर का इलेक्शन जीता है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन भी जीतेगी। मुजाहिद बरेलवी साहब इस पे क्या तज्जिया देते हैं? एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर सवाल एक छोड़ गया था। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फरमा रहे थे जिस तरह कराची मेयर का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है, उस तरह हम लोग जनरल इलेक्शंस जीतने जा रहे हैं। सर मैं समझने से कासिर हूं, आप मुझे ज़रा समझाएं इसका क्या मतलब है? अगर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो होगा, और अगर इलेक्शन होगा इसको उनके यकीन से तो इस तरह जीतेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो जो मौलाना फजल रहमान भी तो कह रहे हैं हम सारे मुल्क में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, हालांकि और अपना डेरा इस्माइल खान वो कामयाब नहीं हो सके। अब कोई उनकी ख्वाहिश को कोई रोक सकता है करने की? करें ख्वाहिश, इससे क्या होता है? और देखिए इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर किसी पार्टी ने फायदा उठाया है या फायदे में है तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो पिछले 50-53 साल में बड़े सर्द और गर्म से गुजरी है। उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी जाती जो हमारे कप्तान ने लड़ी। उन्हें ये इल्म है कि किस तरह का मैनिपुलेट होता है। ज़रदारी साहब ने गालिबन बलूचिस्तान आधा उनके बाद आ चुका है, जो भी इलेक्टेबल है सरदार वगैरह। सिंध में आपको इल्म है कि उस तरह की कोई अपोजिशन नहीं है, केपी में जगह बना रहे हैं, तो वो उन्हें तो सूट करता है। ये इलेक्शन दोनों सूटों में उन्हें सूट करता है कि हो, लेकिन मेन मसला ये है कि और आज वो समझते हैं कि अब उनकी है कि इलेक्शन से 2 माह पहले अगर होते हैं, और अगर उनको ख्याल है कि नून लीग उनके लिए एक लायबिलिटी है, शरीफों का बैग के वो समझते हैं कि हम अगर इलेक्शन में गए ज्वाइंट कैबिनेट में, खास तौर पर पंजाब में, जहां आपने देखा कि आखिरी जो इलेक्शन 25 सीटों पर हुए थे, देखो इस्तेकाम पार्टी क्यों बनानी पड़ी? नून लीग को पता था ना कि अगर पीटीआई के हमने बल्लों के हमने के मुंह पे शेर लगा दिया तो लोग यकीन नहीं करेंगे। 22 सीटें हार गए, इसीलिए इन्हें तो आना नहीं है। अब पीपल्स पार्टी जो साइजेबल जो उन्हें 10-12-14 सीटें जुल्मी पंजाब से लेनी थी, एक आध राजा परवेज अशरफ हो जाए, तो ये समझते हैं कि हमारे एक अच्छी पोजीशन में है। तो मैंने कहा हर एतबार से, और ये भी इल्म है कि उन्होंने कहा ना हमारी लड़ाई महंगाई से है, किसी और से नहीं है, कि उन्होंने कहा ये महंगाई का बैगेज भी हम क्यों उठाएं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो है ये बैगेज जितने हैं, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये सजाएं हो, मिलिट्री कोर्ट हो। आप देखा मिलिट्री कोर्ट पे भी हमारे रब्बानी साहब की एक बार फिर आंखें नम हो गई थी, आंसू आ रहे थे उनके दोबारा। तो ये तमाम बैगेज वो चाहते हैं कि ये डाल दें।
नून लीग के गले में। और ये जो मैं इसे यकीन नहीं करता, थोड़ी सी मैं शोएब साहब पे कि नवाज शरीफ के आने, अव्वल तो नवाज शरीफ नहीं आएंगे इलेक्शन से पहले, शायद नवाज शरीफ इस साल तो कम से कम ना आए। क्योंकि उन पर एक तो पहले से 20 साल पहले से जो खौफ तारी है एस्टेब्लिशमेंट का वो कम नहीं हुआ है, और माशाल्लाह ठीक ठाक जगह बैठे हुए हैं। तो ये जो है, और नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि एक शीन जो निकल कर आई है, एक आपने देखा ना उसमें किस तरीके से, जो मैंने एक इशारतन कहा था खाकान अब्बासी का। तो अगर किसी को इलेक्शन सूट करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये और बात है कि अगर वो जो मेयर की तरह जीता है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो बड़ा लोकल बात हो जाएगी। जी मंसूर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद रिंद, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज बिलावल ने यह भी कहा है कि जी इत्तेहादी हिम्मत करें इलेक्शंस के लिए, और वो जो उनका जुमला है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, वो भी अपनी जगह साफ है। मुजाहिद बरेलवी साहब ने वो ज़रा मेयर वाली बात थोड़ी सी नहीं अभी बताई, वो मैं आपसे चाहूँगा। उन्होंने कहा जैसे हम मेयर कराची का इलेक्शन जीते इस तरह जनरल इलेक्शन जीतेंगे। ज़रा थोड़ा सा डॉट्स को मिला के बता दें, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मंसूर, देखें मुजाहिद साहब ने, चूंकि आपने मेयर के हवाले से बात की थी, मुजाहिद साहब ने ओवरऑल उसको नेशनल पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखा। मैं सिर्फ कराची का जो मेयर के इलेक्शन में एक चीज़ हमारे सामने आती है और तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनके 193 वोट्स थे और उन्हें मेयर होना चाहिए था, और उसूली तौर पे अगर इन नंबर्स को देखें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीबी शहीद का जो जुमला था, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, डॉटर ऑफ ईस्ट में उन्होंने लिखा, और उनकी शहादत के वाक़े के बाद उनके साहबजादे और हस्बैंड दोनों ने दोहराया। इसका मफहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या बिलावल को समझ आया हो या ना आया हो, इसका मफहूम आसिफ अली जरदारी को बेहतरीन अंदाज में समझ में आया, और ना सिर्फ समझ में आया, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के जो उस दौर के मुखालफीन थे चौधरीज, आज उनको डिवाइड कर दिया है। बेनजीर के मुखालफीन जो मियाँ बरादरान थे, उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है कि वजीर आजम बैठा हुआ है और भाई लंदन से वापस नहीं आ सकता, इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी। तीसरा, कराची में जो उन्होंने किया, ये बेसिकली मुजाहिद साहब को याद होगा 1979 अब्दुल सत्तार अफगानी साहब इसी तरह मेयर बने थे, पीपल्स पार्टी के 3 काउंसलर्स गैर हाजिर हुए थे। अब जो कुछ भी हुआ है, मैं कराची के मेयर के इलेक्शन के मामले पे मेरे सामने सिर्फ इल्जामात हैं कि जी उन्हें अगवा किया गया, उन्हें खरीदा गया, ये 2 इल्जामात हैं। इस इल्जाम को जब तक कोई साबित नहीं करता, पीटीआई के 62 अरकान में से 31 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा हाफिज नईम को वोट नहीं दे रहे, उनका पार्लिमानी लीडर मुकर्रर हुआ। सेम आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब चौधरी परवेज लाई वाला मामला आया था तो उन्होंने कहा पार्टी सदर नहीं, पार्लिमानी लीडर, बिल्कुल ऐसे ही तो था। वो वहां पर भी अप्लाई होता है। तो मेयर कराची में, हाँ, पीपल्स पार्टी ने एक जगह पे टेक्निकली मुझे लगता है गलती की है, और वो अदालतों में उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दौरान इलेक्शन एक लेजिस्लेशन करके जो है मुर्तजा वहाब को, नॉन इलेक्टेड मेंबर को मेयर के कैंडिडेट के लिए वाइबल करवाया। ये मामला सिंध हाई कोर्ट में हाफिज नईम ने उठाया। दैट विल बी द ऑप्शन जो उनका रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज उन्होंने जो कुछ इलेक्शन डे पे किया है, आप उसे कह सकते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। चलो, आपने लव एंड वॉर कह के कहानी कहीं और ले गए हैं। शुएब शाहीन साहब जी हैं हमारे साथ। जी शुएब साहब, बड़ी मैं सुन रहा हूं जी आपकी जी, आपकी वो तस्वीर नहीं आ रही थी इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा शुएब साहब, ये जो कल सेनेट के अंदर इलेक्शन बिल पास हुआ है सर, इसका सेक्शन 57 जिसके तहत अब जो इख्तियारात हैं इलेक्शन डेट के वो भी चले गए इलेक्शन कमीशन के पास। प्रेसिडेंट साहब के इख्तियारात थे अंदर कोई कंसल्टेशन के, वो भी जीरो पर चले गए। इससे क्या मतलब अखज़ करें, जमहूरियत मजबूत हुई है, कमज़ोर हुई है, इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, या पार्लियामेंट और सेनेट ने ज़्यादा मजबूती दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? आपके डायरेक्ट सवाल पे आने से पहले सिर्फ एक दो जुमला मैं कह दूं कि जो बिलावल साहब ने कहा ना कि जिस तरह हम मेयर का इलेक्शन जीते हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान का इलेक्शन भी जीतेंगे। मैं समझता हूं कि ये बदनुमा दाग है जमहूरियत के माथे के ऊपर, जिस अंदाज और जिस तर्ज अमल से वो इलेक्शन जीते हैं मेयर का कराची में। मुझे ये बताएं कि अगर ये, फिर तो आपने हिस्ट्री दोहराई है, 160 प्लस के सीटें जीतने वाले शेख मुजीबुर रहमान को आपने इक़्तिदार नहीं दिया। आपसे मुराद मैं कह रहा हूँ कि जो मुक़्तदर तबके और हल्के उस वक्त थे, और
81 सीटें जीतने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार दे दिया गया, और जब वो ढाका में एक असम्बली का इजलास रखा गया तो कहा गया जी वो इजलास रोक दिया गया और कहा गया कि जनाब जो कोई वहाँ जाएगा उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो क्या अपने लोगों के खिलाफ आपने फोर्स यूज़ की तो अंजाम क्या हुआ? देखें, आज भी मैं समझता हूँ कि अगर जमात इस्लामी का माजी इस हवाले से खा अब्दुस्तार अफ़गानी हो या नेमतुल्लाह खान हो, उनका बेहतरीन माजी है, कराची के लिए उन्होंने सर्विसेज दी हैं। अगर वो जीत सकते थे, उनके पास 193 सीटें थी, तो उनको इक़्तिदार दिया जाना चाहिए था, रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए थी। भाई अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आए तो कम से कम आज तो आके सामने बैठ जाते, वो कहते जी हम ईवान हैं, हम उनके रुकन हैं, हम आ गए, हम बैठे हुए हैं 131 या 133 जो भी फिर आप भूल जाते हैं जमहूरियत भी तो है ना जी पाकिस्तान में। जमहूरियत का ये हुस्न है, वो कह रहे हैं, शायद रिंद साहब कह रहे हैं लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज गुड इन लव एंड वॉर। अच्छा अब बात यह है कि अगर इसको हम जमहूरियत का नाम दे देंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए फिर शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तानी जमहूरियत आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी जमहूरियत है, पाकिस्तान बदमाशी कर सकते हैं, जिनको उठा सकते हैं उठाकर बंद कर सकते हैं, जिस तरह तर्ज अमल से अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त देखें जो घुटन का माहौल हमने क्रिएट हमारे मुल्क में, खोसा ने तकरीर की, अगले दिन उसके घर पे फायरिंग हो गई, पीटीआई के बंदों को उठाया जाता है, पकड़ा जाता है, बंद किया जाता है, और उसको हम जमहूरियत के नाम पे। वेरी राइट शोएब साहब, मैंने आपसे ही कंटिन्यू करता हूं, शोएब साहब आपसे ही कंटिन्यू करता हूं। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। क्या जमहूरियत का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं? मैं नहीं, सियासतदान या कुछ और, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शोएब शाहीन साहब, सर ज़रा मुझे बताएं, ये जो अब इलेक्शन एक्ट बिल पास हुआ है जिसका सेक्शन 57, मैं सर आपसे रिक्वेस्ट की थी सर, अब इसमें हुकूमत जमहूरियत ने इदारों को मजबूत करने के लिए ये पास कराया है या इसका कोई और मतलब है या मकसद है? ज़रा सर थोड़ी रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। देखिए मंसूर काजी साहब, पहली बात तो यह है कि इदारे तो बांदी बन के हुकूमत के सामने खड़े हैं, जो हुक्म मेरे आका, ना उनके सामने आइन है, ना कानून की पासदारी है, ना आइन की बालादस्ती की कोई बात है, ना कुछ और है। इस वक्त एग्जेक्टिव, पार्लिमान, सारे ये मिलके, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो भी एग्जेक्टिव का हिस्सा है, ये सारे मिलके एक बात जानते हैं कि हमने किसी न किसी तरीके से हर हाल में पीटीआई को क्रश करना है। हमने आइन और क़ानून की अपने हिसाब से तशरीह करनी है, बुनियादी इंसानी हुकूक हमने मुअत्तल कर देने हैं, और हमें जो समझ आएगा कि जिसको पकड़ना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करेगा उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आ जाएगा सामने, उसके अलावा कोई काम नहीं। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट की है, देखें इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था 1 मार्च के फैसले में कि ये जहां गवर्नर नहीं डिसॉल्व करेगा असेंबली, वहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो तारीख दे, वो सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत। अगर गवर्नर डिसॉल्व करेगा तो उसमें तो आइन में लिखा हुआ है कि वो गवर्नर ही तारीख देने का पाबंद है। अब गवर्नर ने केपीके में उनको कहा गया था 4th में तारीख दे, उन्होंने आज तक नहीं दी, और यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी थी विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की डेट दे दी थी, और 30 अप्रैल की डेट उन्होंने फाइनलाइज कर दी। अब वो जजमेंट जो थी 1 मार्च वाली, टू दैट एक्सटेंट इम्प्लीमेंट हुई। उन्होंने फिर उसको तारीख खुद बहुत चेंज कर दी 14 मई की, और उसके ऊपर दोबारा नहीं, उन्होंने 8 अक्टूबर कर दी। जब दोबारा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 4/4 का, उन्होंने 14 मई की डेट दी। अब इस दौरान इलेक्शन कमीशन की एक रिव्यू पटिशन है, वो पेंडिंग है। अब उस रिव्यू पटिशन की पेंडेंसी के दरमियान में 2 और कवानीन पास कर दिए। वो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पास कर दिया, और दूसरा कर दिया रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कर दिया। उसके ऊपर अभी ये बहस जारी है। अब इन हालात में इन्होंने अज खुद फिर ये इस कानून को भी बदल दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिव्यू पटिशन का मैटर फाइनल एडजुडिकेशन के लिए आए तो उनको जाकर कह दें कि जी नहीं, अब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तारीख
देने का पावर ही खत्म हो गई है, अब तो हमने खुद देना है। लिहाजा ये सारी प्रोसीडिंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, इलेक्शन को डिले करने के लिए, और ये अपनी मर्जी से इलेक्शन की तारीख या उसका इल्तवा जो कि आइन में लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन होने, वो उन्होंने चूंकि नहीं कराने या जब कराने हैं तो जब उनका दिल करेगा कराएंगे। ठीक, शुएब साहब, आज मैं इरफान कादिर साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए बनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक जंग शुरू हुई है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, और जिसमें जजेस का नाम, चीफ जस्टिस, ये सारा इनका नाम लेके एक ऑल्टरनेट डे के ऊपर हर थोड़े दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, ये तर्जे, ये क्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, हुकूमत का मसला ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो मलाइन कर रहे हैं, वो तज़हीक कर रहे हैं। उनको इलेक्शन नहीं चाहिए था पंजाब और केपी में, उनको नज़र आ रहा था कि पीटीआई ने 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत जाना था। उनके लिए ये था कि कोई बहाना हो जिस तरीके से हम इलेक्शन को इल्तवा करने में कामयाब हो जाएं, और वो कामयाब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप इनको, इलेक्शन कमीशन ने पहले आकर कहा जी हमें फंड्स दे दें और हमें नफरी दे दें तो हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। जब उनको बुलाया गया कि जी आप इनको, कहते हैं जी फंड्स नहीं है, गवर्नर स्टेट बैंक ने आकर कहा कि जी हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, 0.01% के हिसाब से ये पैसे बनते हैं जो हमारे पास अकाउंट्स पड़े हुए हैं, तो हम तो देने को तैयार हैं। फिर इस जंग में जीतेगा कौन? असेंबली ले गए। फिर इस जंग में जीतने कौन जा रहा है? देखें, इस जंग में हार कौन रहा है? हार रही है हमारी आवाम। अनरिप्रेजेंटेटेड 2 आपके सूबे हैं। आपका आइन कहता है कि उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाए जाएंगे। उनका राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है, राइट ऑफ वोट जो है, वो नहीं मिल रहा उनको। महंगाई में पिसी हुई है हमारी पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। तरीन किस्म की आपके सामने जो सिचुएशन है, आपके एलसी नहीं खुल रहा, $4 बिलियन की क्लियरेंस। जरा मैं शाहिद साहब के पास भी जरा इस चीज को लेकर जाता हूं। अवाम इसमें हार रही है, बिल्कुल ठीक है। एलीट क्लास जो है वो जीत रही है। शाहिद रिंद साहब, ये जो अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट है, अवाम, जमहूरियत, आइन, ये सारी तो चीजें पीछे रह गई। जीत कौन रहा है? जो शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं, क्या सिर्फ एलीट ही जीत रहा है, या जो हुक्मरान थे वही हुक्मरान रहेंगे, और क्या हम लोग गुलाम इब्ने गुलाम, यही हमारी किस्मत है? मंसूर, देखें, जो शुएब साहब ने बात की कि इसमें हार सिर्फ आवाम रही है, इस पॉइंट पे मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन यहाँ जो मामला है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या पार्लियामान का हो, मैंने आपसे इससे पहले एक मामले में कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बेसिकली यहां पर भी 2 इदारे आमने सामने लड़ रहे हैं। देखें, एक चीज याद रखें, हम जब गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं तो उनका ये ओपिनियन आता है कि जी हमें जो 14 मई के इंतखाबात वाला मामला था, जिस तरीके से अदलिया को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारी नीयत पर शक है, हमें भी उनकी नीयत पर शक है। हम उनसे कहते हैं कैसे? वो कहते हैं कि मुल्क में क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 90 दिन सिर्फ पंजाब के लिए लिखे हैं या केपीके के लिए भी लिखे थे? बिल्कुल ठीक। अगर एक ही ऑर्डर देना था, 90 दिन की इंप्लीमेंटेशन का देना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर, क्वेटा और लाहौर के लिए अलग अलग है, कराची के लिए अलग है, चारों सूबों के लिए एक जैसा होना चाहिए। फिर आप पंजाब के लिए ऑर्डर करते हैं, केपी के लिए कहते हैं दोबारा जो उसका रेलेवेंट फोरम है वहां पर जाएं, और फिर अगर नई कोई पिटीशन आएगी तो फिर वहां भी तो 90 दिन वायलेट हो रहे हैं। आपके सामने केस दोनों सूबों का था। 90 दिन का ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट दोनों सूबों का दे देती कि जी जो भी हुआ ठीक हुआ, गलत हुआ, अब हमने एक डेट दे दी है, दोनों सूबों में इस डेट पे होगी। पॉलिटिकल साइड जो गवर्नमेंट की है वो कहती है कि नीयत का मामला हमें लगता है कि गलत था, कि जी पंजाब में जमनी हो जाए और पंजाब में अगर जनरल इलेक्शन हो जाए और पंजाब में जो जीतेगा, मंसूर ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपकी जीटी रोड जिसके पास होगी, मैं क्वेटा, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की सीटें मिला भी लूं तो उसके सामने वजीर आजम तो नहीं ला सकता। तो उनका ये कहना है कि जी हमें भी ये लगता था, तो जिस तरह उन्होंने किया हम भी उसी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेसिकली दोनों तरफ से, अपोजिशन और गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स हुई। अदालत का जो रोल था वो एक मुंसिफ का रोल था, वो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था। फुल बेंच की तश्कील के मामले पर वो पॉलिटिसाइज हुआ, जिसके नतीजे में आज ये सूरत हाल है। लेकिन पॉलिटिसाइज हुआ और पॉलिटिसाइज होने दिया, और आज की तारीख तक पॉलिटिसाइज हो रहा है, और उसका खमियाजा अवाम भुगत रही है, जो कि मेजर स्टेक होल्डर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे प्रोसेस में उसको स्टेक होल्डर कंसिडर ही कोई नहीं कर रहा। ये कहां की इंसाफ है, ये कौन सी इंसानियत है फिर शाहिद रिंद साहब? देखें, प्रॉब्लम यह है कि आपकी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, या सॉरी टू से आपके जो शाराए दस्तूर पर मौजूद इदारे हैं,
उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है, उन्हें जो उनकी अपनी ईगो है उसको लेके वो आगे चल रहे हैं। अगर अवाम की बात होती तो इस वक्त तक जिस हालात में मुल्क है, आपको इस वक्त एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। आप कह रहे हैं ना इलेक्शन चाहे आप सितंबर में करवा लें, अक्टूबर में करवा लें, या 3 महीने बाद करवा लें, या 6 महीने बाद करवा लें। शाहिद साहब मेरी बात सुने, ये कौन से ग्रैंड, मेरी बात सुने शाहिद साहब, आपने ठीक, शाहिद साहब आपने 2-3 दफा मेरे प्रोग्राम में ये बात की हुई है ग्रैंड डायलॉग की। शोएब शाहीन साहब जैसे मेरे जैसे लोग भी शायद इस चीज को एंडोर्स करते हैं। कौन से ग्रैंड डायलॉग की? वज़ीर आज़म था, वो हाथ मिलाना बॉदर नहीं करते थे, साइड से होके गुजरते थे कि शहबाज शरीफ को ना मिलें। आज वो साइड पे हो गए तो आज कहा जा रहा है कि जी सारों को आपस में बैठना चाहिए। जब उस वक्त रूल ऑफ द गेम फर्क था तो आज रूल ऑफ द गेम इन्होंने अपने मुताबिक बना लिया है। इशू क्यों है आज के, आज क्यों ग्रैंड डायलॉग करेगा शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, जब कल ग्रैंड डायलॉग के अंदर खान बुलाते थे को कहा जाता था और वो नहीं करते थे? मंसूर देखें, प्रॉब्लम यह है, सॉरी आपने मेरे से सवाल किया, डायलॉग अब आपकी पॉलिटिकल ईगो का मामला नहीं है। ग्रैंड डायलॉग आपके इस मुल्क की इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, आपके इस मुल्क की डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है। सॉरी टू से बड़े खुले लफ्जों में कहूंगा कि अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई इसी तरह चलती रही तो ये 60 और 90 दिन की बहस को आप एक तरफ रखें, किसी दिन ऐसे ही स्क्रीन पे आप मेरे अजीज हमवतनों सुन रहे होंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों को मामला समझ में नहीं आए तो नहीं आए, जो अपेरेंटली लग रहा है कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो वो ये है कि कौन कितनी देर तक इक्तदार में रहता है और इक्तदार की ही जंग चलती रहेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, शाहिद रिंद साहब ने और शोएब शाहीन साहब ने। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।